नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव। ये खबर ऐसी है जिसमें दिल कुछ और कहेगा और दिमाग कुछ और। दिल कहेगा कि ये खबर सही नहीं हो सकती, लेकिन दिमाग कहेगा कि क्या इतने सबूत भी झूठे हो सकते हैं। सबूतों, गवाहों और जो हालात हैं उन पे आधारित ये जो पूरा किस्सा है, जो पूरा मामला है, ये आपको झकझोर कर रख देगा। झकझोर कर इसलिए रख देगा क्योंकि वो भारत, वो देश जहां पर आस्था ही सब कुछ है, वहां आस्था के साथ भी ऐसा खिलवाड़ होगा ये कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता था। वो भी उन्हीं लोगों के हाथ है जिनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी है उस आस्था को पवित्र, उस आस्था को बिल्कुल सुरक्षित और एकदम विश्वसनीय बनाए रखने की। क्या भगवान के नाम पर भी घोटाला हो सकता है? जिस आस्था से करोड़ों भारतीयों के जज्बात जुड़े हुए हैं, उसे भी कुछ लोग मिल करके अपना धंधा बना सकते हैं। आज हम इसी मुद्दे पर, इसी बेहद संवेदनशील मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। सोशल मीडिया पर दावे, नेताओं के बयान और सीधे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बैठाई गई एसआईटी की जांच। हम बात कर रहे हैं अयोध्या के राम मंदिर में हुए करोड़ों रुपए के दान घोटाले की। बिना किसी मिर्च मचाले के चलिए इसकी पूरी क्रोनोलॉजी समझते हैं। क्यों हुआ ये मामला, कैसे हुआ, कौन कौन लोग शामिल थे, सब कुछ सॉलिड फैक्ट्स के आधार पर समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार राम मंदिर अयोध्या में चल क्या रहा है। इन चोरों की मॉडस ऑपरेंडी की थी, कौन कौन लोग रडार पे हैं और कितना गंदा खेल किया था इन लोगों ने। मंदिर में काम करने वाले कुछ साधारण कर्मचारियों की रातों रात बदली आलिशान लाइफस्टाइल थी। ट्रस्ट में काम कर चुके पूर्व लेखाधिकारी महिपाल सिंह ने जब ये आरोप लगाया कि ये हेराफेरी साल 2020-21 से एक सिस्टमैटिक तरीके से चल रही है, तो मामला राजनीतिक रूप से गर्मा गया। विपक्ष ने चौतरफा घेराव शुरू कर दिया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट क्षेत्र की सिफारिश पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 13 जून 2026 को 3 सदस्यों की हाई लेवल एसआईटी का गठन कर दिया, जिसके प्रमुख लखनऊ के कमिश्नर विजय विश्वास पंत और सीबीआई इंटरपोल का अनुभव रखने वाले आईजी किरण यस हैं। इन्हें महज 15 दिन के भीतर इस काले खेल की पूरी फाइल रिपोर्ट करनी है। अब आते हैं इस सबसे बड़े सवाल पर कि आखिरकार इतनी तगड़ी सुरक्षा के बीच पैसा गायब कैसे हो रहा था। लेकिन जो इसकी मॉडस ऑपरेंडी सामने आई है वो बेहद हैरान करने वाली है। रामलला के गर्भगृह और दर्शन मार्ग पर रखे दान पात्रों से कैश निकालकर एक गोपनीय कमरे में ले जाया जाता था, जहां नोटों की गिनती के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने वाराणसी की एक प्राइवेट आउटसोर्सिंग एजेंसी को काम पर रखा था। आरोप यह है कि नोट गिनती करने वाले कुछ कर्मचारी असल गिनती से कुछ लाख रुपए कम की वाउचर एंट्री करते थे। यानी अगर 50 लाख रुपए गिने गए तो ऑन रिकॉर्ड उसे कम दिखाया गया और बाकी का कैश धीरे से हटा लिया गया। और इस डिजिटल सबूत को मिटाने के लिए कैश काउंटिंग रूम के 7 से 8 महीने के सीसीटीवी फुटेज ही डिलीट कर दिए गए, ताकि कोई इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग का निशान न रहे। सिर्फ कैश ही नहीं बल्कि भक्तों द्वारा चढ़ाए गए सोने और चांदी के गहनों से भरे 10 अलग अलग चेस्ट बॉक्स बिना किसी आधिकारिक अकाउंट एंट्री या रसीद के ही गायब कर दिए गए। सोचिए, ये वो लोग हैं जो महीने में 14,000 से 20,000 रुपए की तनख्वाह पर प्राइवेट एजेंसी के लिए काम करते हैं, नोट गिनने में लगे थे, लेकिन केवल 2-3 साल के भीतर ये करोड़ों को मालिक बन गए। इनमें सबसे बड़ा नाम है रामा शंकर उर्फ तिन्नू यादव का, जो कभी अयोध्या में ऑटो चलाता था और आज अयोध्या और लखनऊ में 50 करोड़ रुपए की अघोषित संपत्ति का मालिक बताया जा रहा है। उसके साथ नोट काउंटिंग स्टाफ में शामिल मनीष यादव के पास 36 लाख रुपए और लवकुश मिश्रा के घर से 10 लाख रुपए कैश बरामद हुए। इसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। सोने चांदी के आभूषणों का रिकॉर्ड रखने वाले केडी तिवारी पर भी महज कुछ सालों में 1.5 करोड़ की जमीन और करीब 5 करोड़ की संपत्ति बनाने का आरोप है। हालांकि तिवारी का दावा है कि उनका काम सिर्फ वजन करना था। एक और काउंटिंग स्टाफ अनुकल्प मिश्रा ने अयोध्या के आलिशान इलाके कौशलपुरी में 65 लाख का घर अपने पैतृक गांव में फार्म हाउस तक बना लिया, जबकि राजेश पाठक के आय के स्रोतों में अचानक अप्रत्याशित उछाल आया। शुरुआती जांचों और छापों में अब तक लगभग 2 करोड़ रुपए कैश, एक लग्जरी गाड़ी, एक आईफोन और कई और चीजें बरामद हो चुकी हैं। शुरुआती अनुमान के हिसाब से घोटाला 200 करोड़ रुपए से ऊपर का हो सकता है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। एसआईटी जिस मुख्य घोटाले की जांच कर रही है उसके ठीक पहले 5 जून 2025 को अयोध्या पुलिस ने एक और बड़े साइबर घोटाले का पर्दाफाश किया था, जो मंदिर के बाहर से भक्तों को ठगने के लिए चलाया जा रहा था। इसका मास्टरमाइंड आशीष सिंह था, जो मूल निवासी गाजियाबाद का था लेकिन अमेरिका के सिएटल में रहता था। उसने 22 जनवरी 2024 की प्राण प्रतिष्ठा से ठीक पहले
खादीऑर्गेनिक.com नाम की एक फर्जी वेबसाइट बनाई और दावा किया कि वो राम मंदिर का फ्री प्रसाद घर घर तक पहुंचा रहा है। बस इसी फ्री के नाम पर वो डिलीवरी शुल्क के रूप में भारत वालों से 51 और विदेशियों से 11 रुपए वसूलने लगा। देखते देखते 6.3 लाख से ज्यादा भक्तों ने बुकिंग की और उसने कुल 10 करोड़ से ज्यादा रुपए का ट्रांजैक्शन किया, जिसमें से करीब 4 करोड़ रुपए शुद्ध रूप से प्रसाद के नाम पर फ्रॉड था। जनवरी में जब वो भारत आया तो साइबर सेल ने उसको पकड़ लिया, क्योंकि उसको भनक नहीं थी कि एजेंसी को पता चल चुका है, और इसमें से 2.25 करोड़ रुपए पीड़ितों को रिफंड भी करवा दिए। अब इस पूरे मामले में एक और सवाल समझिए। मंदिर ट्रस्ट के मैनेजमेंट और उनके सुरक्षा तंत्र पर बहुत बड़ा सवाल है। इतने संवेदनशील और करोड़ों रुपए के कैश काउंटिंग के काम को आखिर एक निजी आउटसोर्सिंग एजेंसी के भरोसे क्यों छोड़ा गया? और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि मंदिर परिसर के हाई सिक्योरिटी वाले हिस्से से 7-8 महीने का सीसीटीवी फुटेज कैसे गायब हो गया और किसी को इसकी भनक भी नहीं लगी। हालांकि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का कहना है कि रूटीन ऑडिट जारी है और कभी कुछ ठोस हासिल नहीं हुआ है। लेकिन इस मामले में ग्राउंड की चल रही एसआईटी की रिपोर्ट, छापेमारी और लोगों को हिरासत में लिए जाने की जो किस्से सामने आ रहे हैं वो बहुत कुछ बयां करते हैं। और इन सब से अलग एक बहुत बड़ा सवाल ये भी है कि क्या यही 10-12 लोग हैं जो पूरे रैकेट को चला रहे थे, जो दान पात्र में चोरी कर रहे थे, जो घोटाला कर रहे थे? तो आपके मन में भी सवाल उठेगा, ऐसा तो संभव ही नहीं हो सकता। इसीलिए जो तमाम बयान है उन पर नजर डालिए। लोगों के बयान ये भी हैं कि ये घोटाला, ये खेल बहुत पहले से चल रहा था। ट्रस्ट से सीधे न जुड़े लेकिन राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए कई नेताओं का, कई कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये खेल तब से चल रहा था जब राम मंदिर बनाने की कवायद शुरू की गई थी। देश विदेश से, देश के दूसरे हिस्सों से, साउथ से सोने चांदी की ईंटें, सोने चांदी के आभूषण, पैसे, तमाम और चीजें राम मंदिर बनाने के लिए दान के रूप में आई थी। वो कहाँ है आज किसी को नहीं पता। घोटाले की रकम सिर्फ कैश में नहीं है जो कि यहाँ पर दान के रूप में आती थी, वो रकम भी है, वो चीजें भी हैं जो सोने चांदी और दूसरी बहुमूल्य चीजों के रूप में मंदिर में आती थी। और इतना बड़ा खेल सिर्फ एक आउटसोर्सिंग एजेंसी के कुछ कर्मचारियों के जरिए चल रहा हो, ऐसा संभव नहीं है। निशाने पर चंपत राय भी हैं, निशाने पर अनिल मिश्रा भी हैं जो ट्रस्ट के मेंबर हैं, लेकिन अभी उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। लेकिन इतना तय है कि जब इस पूरे मामले में गहराई से जांच होगी और जब एक एक परतें खुलनी शुरू होंगी तो जो बड़े बड़े महारथी हैं, जिनके नाम भी सामने आ रहे हैं और अभी कई नाम नहीं आए हैं, और वो जो राम के नाम पर ये काम कर रहे थे, गंदा खेल कर रहे थे, राम के नाम पर चोरी कर रहे थे, दान में घपलेबाजी कर रहे थे, उनके नाम भी सामने आएंगे और एक ना एक दिन ये लोग जरूर पकड़े जाएंगे। लेकिन इस पूरी घटना से जो हैरानी हुई है वो सबसे ज्यादा उन श्रद्धालुओं को, जिन्होंने अपने पास से न सिर्फ पैसे रुपए दान किए बल्कि आभूषण भी ये सोच के दान किए कि शायद रामलला के किसी काम आएंगे, और उसके बजाय ये घोटालेबाज, ये चोर उन पैसों को गायब कर रहे थे। अभी इसमें बहुत सारे खुलासे होने बाकी हैं, परतें खुलनी बाकी हैं, हमारी नजरें बनी रहेंगी। आप हमारे साथ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए, क्योंकि हर एक खुलासा बहुत जल्द होगा। धन्यवाद।